नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रही हो मेरे बच्चे? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? हाँ जी, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। बातें नहीं हुई, ध्यान से सुनना है। तो क्लास कंटिन्यू है तो हम इनको, मैं चाहती हूँ आपको जो पीछे 3 दिन गए उसकी भरपाई कर दो। इसमें मेरे बच्चे मध्यकालीन भारत में हमने पढ़ा पहले मेरे बच्चे का आक्रमण, है ना। और दूसरा जो पॉइंट पढ़ा मेरे बच्चे, दूसरे में हमने क्या पढ़ा? राजपूत वंश, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा मेरे बच्चे? दिल्ली सर। और उसके बाद जो है मेरे बच्चे क्या? हाँ जी, अब हमारा जो चल रहा है विजयनगर और बहमनी समर। इतना हमारा ये 3 ऊपर वाले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस लाइन को हम कंप्लीट कर देंगे जो लिखी है हमें। सुने ध्यान से। उसमें जो है एक बच्चा अभी कह रहा था, पहले मैं बता देती हूँ। अरब आक्रमणकारियों में पहले अगर पूछे अरब आक्रमणकारी कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? कासिम था। तुगलक नहीं था भाई, कासिम था। कौन था? कासिम था। उसके बाद जो मैंने इसमें आपको पढ़ाया था, इस्लाम धर्म पढ़ाया था। और उसके बाद जो पढ़ाया था मोहम्मद गोरी पढ़ा हमने। और जो है एक मोहम्मद गजनी पढ़ा था। ठीक है। मोहम्मद गोरी से तुम हरियाणा जीके में ही पढ़ती हो। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद तराइन के जो 2 युद्ध है मेरे बच्चे, बहुत फेमस है। मोहम्मद गोरी का वहां पढ़ते हो। उसके बाद गजनी का अगर बात करें, भी गजनी ने जो आक्रमण किया भी भारत पर, टोटल कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। क्लियर है? तो वो बात थी। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, जो राजपूत वंश में हमने कई वंश पढ़े। गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा, परमार वंश पढ़ा, और कौन सा? चौहान वंश पढ़ा, चंदेल वंश पढ़ा। चंदेल वंश से याद रखते हैं, जैसे खुजराहों के मंदिर जो है उनका निर्माण कराने वाले कौन थे? चंदेल शासक थे। क्लियर है? तो हमने जो राजपूत वंशों में जो ये बातें की थी, और अलग अलग इतिहासकारों ने इनके बारे में अलग अलग ओपिनियन दिए थे भी। कोई कहते भी ये बाहर से आए हुए थे, जो उनके पूर्वज थे, मतलब जो है वो धीरे धीरे उभरते रहे। और कोई कहते हैं नहीं भी हमारे यहाँ भारत के ही थे जो है। उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा। दिल्ली सल्तनत जो है मेरे बच्चे, इनको जोड़ के ही पढ़ते हैं हम। दिल्ली सल्तनत है, शुरू कब होती है? 1206 से शुरू होती है और 1556 तक 26 तक चलती है। बाबर आ जाएगा, जो इब्राहिम है, सूर्य लोधी है, सूर्य। हाँ जी, अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश होगा वो लोधी वंश होगा, और उसके जो अंतिम राजा होंगे वो इब्राहिम लोधी होंगे। ठीक है मेरे बच्चे, वो हमने पढ़ लिया था। परंतु इसमें किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया, कहते मैडम आज आपने दिल्ली सल्तनत में कहा था भी जो है एक, हमने नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ा पहले, जैसे प्राचीन भारत किया था। तो उसमें जो है मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है। नालंदा विश्वविद्यालय मेरे बच्चे कहाँ पढ़ता है? कोई बच्चा बता सकता है? नालंदा विद्यालय जो पढ़ता है मेरे बच्चे, बिहार में है। बिहार में है। कोई प्रॉपर स्थान बता दे? हाँ, भागलपुर है। भागलपुर जिले के आसपास है ये क्षेत्र पड़ता है। अब तो नालंदा विश्वविद्यालय नहीं है, वह खंडर पड़ा है मेरे बच्चे। क्योंकि ये जो है इन्होंने कहा था भी, मैंने जब नालंदा विश्वविद्यालय करवाया था तब मैंने ये बताया भी, इसको जो है ध्वस्त करने वाला, इसका विनाश करने वाला जो है व्यक्ति, हम आगे पढ़ेंगे भी, खिलजी वंश में आएगा। दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उस टाइम मैंने तुम्हें कहानी बताई थी। तो मेरे बच्चे खिलजी वंश में एक बख्तियार खिलजी नाम का व्यक्ति है, जो राजा है, जो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया?
नष्ट कर दिया था। तो वो लिख लो, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ये मैं यहाँ ही लिख देती हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय को जो समाप्त करने वाला था वो कौन था? बख्तियार खिलजी में बच्चे, बख्तियार खिलजी में, बख्तियार खिलजी। इसकी कहानी मैंने तुम्हें बताई थी, क्यों किया था? क्योंकि नालंदा और इसने जो है दो विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला मेरे बच्चे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये कहां पड़ता है? ये भी बिहार में पड़ता है। जब जैसे अब तुम यूएसए के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तुम नाम पढ़ते हो, तो वैसे ही कहते पुराने टाइम में अगर बात करो तो हमारे जो ये विश्वविद्यालय थे तो बहुत फेमस थे, पूरे जो है वर्ल्ड में फेमस थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे आज तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हो, यूएसए की है मेरे बच्चे, उस जैसा ही था। तो कहते हैं भी बख्तियार खिलजी बीमार हो जाता है, और बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी, भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे बिना दवा खाए, मुझे दवा ना खानी पड़े और कोई ठीक कर दे। तो भाई जो है नालंदा पहले चिकित्सालय होते थे, वेद हुआ करते थे, इतने हॉस्पिटल वगैरह इतनी सुविधा नहीं थी। तो कहते हैं भी नालंदा विश्वविद्यालय में वहां जो है जड़ी बूटियों से तैयार की जाती थी। तो वहां कोई पहुंचा, उनका ही राजदूत या कोई सेनापति पहुंचा होगा भी ऐसा कोई, उन्होंने इनामी राशि रखी थी कहते हैं। तो वहां को उस व्यक्ति ने कहा भी ऐसे से जो है बख्तियार खिलजी ने कहा है। तो उन्होंने कहा भी, उन्होंने सारा बायोग्राफ जो उसका लिया भी, बख्तियार खिलजी क्या क्या पूरे दिन की उनकी दिनचर्या रहती है, क्या क्या करता है। तो इस्लामी था, क्या पढ़ता था? कुरान पढ़ता था। अरे पढ़ता था। तो उन्होंने कहा भी कुरान पढ़ता है 2-3 बार दिन में। तो सुबह उठते ही पहले वो जो अपना नहा धो के भी जैसे कुरान पढ़ता है। तो उन्होंने कहा भी वो कुरान मेरे को ला के देना, जो है वेद था, उन्होंने कहा जो है उसको ला के दी। उन्होंने जो है एक ऐसा लेप तैयार किया ताकि उस लेप उसके हर पन्ने पे, जो कुरान थी उसके हर पन्ने पे वो लेप कर दिया। अक्सर तो वैसे दिखाई दे रहे थे, परंतु ऐसा मतलब जैसे अगर तुम ये मुल्तानी मिट्टी की अगर बात करें, मुल्तानी मिट्टी देखिए, अब तुम्हारे टाइम में तो पता नहीं, भी हमारे टाइम में जो तख्ती वगैरह हम लिखते थे तो मुल्तानी मिट्टी का लेप किया करते थे, उस पे सुलेख वगैरह लिखते थे। तो है मेरे बच्चे, ऐसे उन्होंने जड़ी बूटियों से ऐसा लेप बनाया ताकि उस बुक्स के हर अक्षर दिखाई दे, और उन्होंने हर पन्ने पे लेप कर दिया। जैसे ही हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे होठों के लगा के उंगली पढ़ते हैं ना, तो हमारे जो है उसके चिपक के वो अंदर जो दबा गई और वो ठीक हो गया था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने कहा जिसके जो राजवेद इतने मतलब है, जो बिना कुछ किए हुए, तो उनको फिर बाद में उसको बुलाया गया इनाम देने के लिए उस वेद को। तो कहते हैं बख्तियार खिलजी के जैसे ही सामने वो बड़ा बेचारा इनाम लेने जाते हैं तो खुशी तो महसूस होती है ना। तो उसके सामने जैसे गया तो उनसे पूछा गया भाई तुम्हारा जो है तुमने कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे लेप तैयार किया और आपकी कुरान के हर पेज पे मैंने एक ऐसा लेप तैयार किया। तो उन्होंने कहा हमारे जो धार्मिक ग्रंथ जो पुस्तक है उसका आपने अपमान किया है, मतलब ये गलत है। तो उन्होंने गुस्सा आया और कहते हैं उसकी तो सर्विस कर ही दी थी। तो उन्होंने कहा भी ऐसे पता नहीं कितने वेद होंगे उस नालंदा में। तो उन्होंने कहते हैं भी नालंदा को जो है ध्वस्त कर दिया था, आग लगा दी थी पूरे नालंदा विश्वविद्यालय के। किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो कहते कोई तो कहते हैं भी देखो हिस्ट्री है, फेंकने में भी बहुत लंबी फेंकी जाती है हिस्ट्री में। कोई कहते भी 6 महीने तक आग जलती रही, कोई कहते 2 वर्ष तक जलती रही, परंतु जलती रही थी, काफी टाइम तक है जलती रही थी, क्योंकि वहां बड़े बड़े ग्रंथ थे मेरे बच्चे। कभी तुम्हें जब जॉब लग जाओ तो एक बार वहां विजिट जरूर करना, देखना वहां जो आज तुम लाइब्रेरी में पढ़ते हो ना, आज तो लाइब्रेरी में एक ही मतलब छोटी छोटी बनी है, वहां अलग अलग छोटे छोटे रूम बने हुए थे। उस रूम में ना जो है एंट्री गेट था, मतलब कोई झरोका, छोटा सा झरोका था, कोई व्यवस्था इतनी नहीं थी। और कहते हैं उसके आसपास का एरिया था ना, जो बच्चे परीक्षाएं जो मतलब है स्टडी करते थे उनके लिए जो है गेहूं बेचते थे वहां। और नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा किस एजुकेशन के लिए फेमस था? बौद्ध शिक्षा के लिए। जैसे हम महायान का चीनी यात्री आता है तो वो हमारे नालंदा में जो किसकी शिक्षा लेने के लिए आता है? बौद्ध शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। और मेरे बच्चे धीरे धीरे हमने ना बौद्ध शिक्षा जो है हमारे
जो इतिहासकार है या हमारे जो समाज में लोग हैं, उन्होंने धीरे धीरे वो समाप्त कर दी और हमने उसको बौद्ध शिक्षा को तो छोड़ दिया। और हमने ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये चीजें हमारे काम की नहीं है, परंतु हमें पढ़नी पड़ रही है। अब तो एग्जाम देना तो करना ही पड़ेगा। खास क्या हमें क्या मतलब खिलजी से, कौन अलाउद्दीन खिलजी, क्या आक्रमण से मतलब है, क्या हमारा ताल्लुकात है, क्या सीखेंगे वहां। अगर हम बौद्ध शिक्षा की अगर बात करें तो उनकी अगर हम मतलब जो उन्होंने अपने जीवन में जो चीजें उन्होंने देखी, जो चीजें उन्होंने बताया भाई जो है हमें सुख दुख से कैसे निकलना चाहिए, वो साधन बताए, तो वो हमारे काम हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो वो पढ़ने चाहिए। परंतु धीरे धीरे क्या किया इन्होंने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, वो तो धीरे धीरे अलग होते गए। चीन, अगर चीन तुम जाओ, अगर वर्ल्ड में ही जो है मेरे बच्चे ये इसका बौद्ध शिक्षा का बहुत चलन है। चीन में हमारे से ज्यादा मानते हैं बौद्ध शिक्षा को। हमने क्या कर दिया, जबकि हमारे और नेपाल में जन्मे है ना। अरे महात्मा बुद्ध कहाँ जन्मे हैं? नेपाल में, लुम्बिनी जो है। और हमारे यहाँ जो है यूपी वाले क्षेत्र में कहाँ जो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे बताओ। जो है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, जो है जिसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं क्या या महाविनिष्क्रमण बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहां त्याग दिए प्राण? कुशीनगर में। इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ते ना। तो मेरे बच्चे ये चीजें तुम जोड़ के याद रखा करो। जब मैंने एक शब्द लिखती हूँ ना, तो तुम्हारी सारी चीजें याद रहनी चाहिए। तो जो है महात्मा बुद्ध, उसकी जो एजुकेशन है मेरे बच्चे, धीरे धीरे अब जो है मैंने तुम्हें बताया भी दिल्ली सल्तनत और मुगल जो साम्राज्य अभी जो है एनसीईआरटी हटा देगी, ऐसा अनाउंसमेंट हुई है, अभी तक हटाया नहीं है। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए। बौद्ध शिक्षा से हमारा लिंक करता है, ना कि इन राजाओं महाराजाओं से हमारा कोई लिंक नहीं है। ठीक है। तो जो है मेरे बच्चे बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त कर दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। क्लियर मेरे बच्चे? अब जो है बौद्ध शिक्षा से एक क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चे, जो हम यही कर लेते हैं, करंट का ही है। अब बात ही कर ली तो इसका कर ही लेते हैं। पहले तो मैं लिख देती हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती है? बौद्ध शिक्षा के लिए फेमस था। किसके लिए? बौद्ध शिक्षा के लिए। और बौद्ध शिक्षा से अगर करें तो किसके संबंध है? महात्मा बुद्ध से। अरे किससे संबंध है? महात्मा बुद्ध से। सुनो, पहले सुनो मैं जो कहने चाह रही हूँ। महात्मा बुद्ध के जो गुजरात के एरिया में कुछ अवशेष है, जैसे उसके बस्तर हो गए, सुन लो पहले। तो मैं दो ही बातें लिखूंगी भी। महात्मा बुद्ध के जो है कुछ अवशेष है, जैसे बस्तर हो गए, जैसे वो अपना साथ कोई पत्थर का कोई कटोरा रखता होगा, ऐसे कोई मतलब उसके जो है क्या है अवशेष है। वो अवशेष गुजरात से एक जो है प्रदर्शनी लग रही है श्रीलंका में, तो वहां लेके जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के अवशेष मेरे बच्चे, अवशेष में समझ में आया ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? अरे उसके बस्तर वगैरह हो गए, मतलब उसका कोई कटोरा वगैरह हो गया भी। गुजरात में विजिट किया होगा, वहां कुछ जो है उसकी क्या है? अरे क्या है? अवशेष। अवशेष मानते हो? समझ में आया? उसके अवशेष जो कहां से मेरे बच्चे? गुजरात से। गुजरात से लेके ये कहां लेके जाएंगे? श्रीलंका लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे मेरे बच्चे? श्रीलंका। श्रीलंका एक प्रदर्शनी लग रही है, वहां जो है हमारे महात्मा बुद्ध के अवशेष है, लेके जाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है। क्या लेके जाएंगे? महात्मा बुद्ध के अवशेष लेके जाएंगे, एक प्रदर्शनी। जो गुजरात से जो है महात्मा बुद्ध के अवशेष कहां लेके जाएंगे? श्रीलंका। तो गुजरात की राजधानी क्या? गांधीनगर मेरे बच्चे। श्रीलंका की राजधानी क्या? कोलंबो। और एक और है मेरे बच्चे, श्रीवर्धनपुरम मेरे बच्चे। विजयपुरम जो है अंडमान निकोबार के, याद रखना। श्रीलंका की दो राजधानी है, एक कोलंबो है, एक श्रीवर्धनपुरम है। क्या है? श्रीवर्धनपुरम है, एक कोलंबो है। श्री विजयपुरम है वो मेरे बच्चे अंडमान निकोबार की राजधानी है। क्लियर मेरे बच्चे? याद रखना। ठीक है। और जो है इसने विक्रम विश्वविद्यालय, तो इन्होंने बख्तियार खिलजी ने जो क्या कर दिया था मेरे बच्चे, इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। एक जो है, चलो अब आगे हम पढ़ेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना था? चलो तो आगे जो है, आगे देखो विजयनगर। हम जो है आप टॉपिक का नाम डाल लो मेरे बच्चे, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना जो टॉपिक शुरू करते हैं।
ये मैंने कुछ तो तुम्हें पढ़ा दिया था, वो तुम बता देना, बाकी मैं आगे शुरू कर दूंगी। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य मेरे बच्चे, इसका हम जिक्र करेंगे। ये मैंने दक्षिण भारत बनाया है मेरे बच्चे। दक्षिण भारत में यहाँ जो है बहमनी साम्राज्य, ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी, हम 2 साम्राज्य करेंगे जो किसके शासनकाल में उभर रहे थे। जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तब ये साम्राज्य उभर रहे थे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में है दोनों ही, जिसमें एक क्या है मेरे बच्चे, बहमनी साम्राज्य, सुन लो फिर लिख लेना, बहमनी साम्राज्य। यहां मेरे बच्चे जो है कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। क्लियर मेरे बच्चे, इतनी बात क्लियर है ना। दक्षिण भारत में जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम 2 साम्राज्य उभर कर सामने आते हैं, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर, ठीक है। उसके बीच में एक नदी बहती है मेरे बच्चे, कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। इन दोनों साम्राज्य के बीच में जो है कड़ी का काम करती है, वो कौन सी नदी करती है, कृष्णा नदी करती है। क्लियर। तो तुम्हें पूछा जाएगा भाई बहमनी साम्राज्य है और जो विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों को अलग करने का काम करती थी, वो कौन सी नदी करती थी, कृष्णा नदी करती थी मेरे बच्चे। इसी में जो है हम आगे जो है इसके जो 2 भाग बढ़ जाएंगे, एक को हम पढ़ेंगे कौन सी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी मेरे बच्चे। तो तुमसे पूछेगा भाई जो तुंगभद्रा नदी है वो सबसे ज्यादा सिंचाई का काम करती है किसमें, विजयनगर में। और जो ऊपर वाला है ये मेरे बच्चे भीमा नदी। कौन सी नदी, भीमा नदी। इसका आगे जिक्र करूंगी, यहाँ नहीं, इसका नाम है कौन सी, भीमा नदी। जो है कृष्णा नदी 2 भागों में 2 धाराओं में टूटेगी, तो एक कौन सी आएगी, तुंगभद्रा नदी, और एक है भीमा नदी आएगी। क्लियर मेरे बच्चे। इसके बीच में जो है ये जो दोनों जो नदियों के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है मेरे बच्चे, ये तुम ये सोचना मत, देखो जैसे मैंने ये हमेशा मैं तुम्हें कहती हूँ मेरे बच्चे, मैप में हम दर्शाते हैं ना, तो सारा मैंने कोई मैप से नहीं बनाया, मतलब इंची टेप से ऐसे नहीं बनाया इतना इतनी दूरी पे ये फैला था। मैंने एक तुम्हें कॉमन सेंस पकड़ा या आइडिया बताया भी, यहाँ पहले विजयनगर था इन दक्षिण में, ऊपर जो है गुजरात वाले क्षेत्र के आसपास कौन सा था, बहमनी साम्राज्य था। क्लियर है। उनके बीच में नदी थी, वो कौन सी थी, कृष्णा नदी थी, ठीक है। और कृष्णा नदी आगे 2 धाराओं में टूटती है, तो एक कौन सी, भीमा नदी और एक तुंगभद्रा नदी, ठीक है। इनके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है ये रामपुर, रायचूर भी कहते हैं इसको, रायचूर क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, रायचूर क्षेत्र भी बोलते हैं, रामपुरा भी क्षेत्र बोलते हैं। तो मैंने तुम्हें रामपुरा क्षेत्र शायद करवाया है ना। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है, तुम्हें थोड़ा सा बस ध्यान रखना। रायचूर क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र रायचूर वाला क्षेत्र था ना, हमेशा बहमनी साम्राज्य और जो विजयनगर साम्राज्य में क्या चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था। जो है अगर तुम बात करो ये साम्राज्य जैसे ही पनप रहा था, तो ऊपर कौन क्या था, दिल्ली सल्तनत थी। उत्तर भारत में क्या थी, दिल्ली सल्तनत थी। तो जो है बहमनी साम्राज्य जो है ऊपर जो है उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा था, वो दक्षिण भारत में जो है साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। और जो है ये विजयनगर दक्षिण भारत में ना करके, अब क्योंकि यहाँ तो उसका क्षेत्र फैला ही हुआ था, उसके नीचे अगर तुम करो तो यहाँ कौन सा महासागर आते हैं मेरे बच्चे, कौन से आते हैं, महासागर आते हैं, हिंद महासागर आ गया। तो महासागर में अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे करें, तो जो है विजयनगर जो इनका प्रयास रहता था भी मैं उत्तर भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करूं, और बहमनी का रहता था भी मैं दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। तो इन दोनों में क्या चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था। क्लियर मेरे बच्चे, याद रखना। उसके बाद जो है यहाँ जैसे हमने जो है तुगलक बस पढ़ा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का बात की थी। तो मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, एक जो युद्ध करता है विजयनगर वाले क्षेत्र में, जो है यहाँ से 2 बच्चों को उठा के लेके जाता है, एक हरिहर और एक बुक्का नाम का 2 जो व्यक्ति हैं, उनको 2 बच्चे थे, उनको उठा के ले के कौन जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक लेके जाता है। और वहां जो अपने भी अंडर में रखता है उनको, और जो है उनको क्या कबूल करा देता है, इस्लाम धर्म में कबूल करा देता है। धीरे धीरे जैसे उनको पहले तो वो क्या बंद कर देता है,
बाद में जैसे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने जो है उन्हें अपने सहायक के रूप में वो उन्हें दक्षिण भारत में भेजते हैं और उन्हें बोलते तो किस साम्राज्य की जो है तुगलक वंश जो साम्राज्य था उसका विस्तार करने के लिए भेजते हैं। परंतु वो यहाँ आके एक सूफी संत से मिलते हैं। सूफी संत का हम जिक्र आगे सूफी संत पढ़ेंगे ना, वहां बताऊंगी तुम्हें। बिहारी और बुक्का को जो है कौन मिलता है? सूफी संत मिलता है, एक महात्मा मिलता है। ठीक है, वो महात्मा से वो प्रेरणा लेते हैं। कौन? हरिहर बुक्का। और वो वापिस अपना जो है इस्लाम धर्म से कौन सा धर्म अपना लेते हैं? हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। और फिर वो जो है किसकी स्थापना करते हैं? विजयनगर साम्राज्य की। और जिसमें हरिहर जो है विजयनगर साम्राज्य में जो अगर तुम पढ़ोगे तो कई वंश आएंगे मेरे बच्चे, इसमें हम वंश पढ़ेंगे। हरिहर बुक्का जो है उनके पिताजी का नाम संगम था। क्या था उनका नाम? संगम था। तो वो संगम वंश की नींव रखेंगे। फिर संगम के बाद हम सालू वंश पढ़ेंगे। ये मैंने तुम्हें करा दिया, आज तो मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, सालू वंश के बाद हम तालु वंश पढ़ेंगे। तालु वंश के बाद है अरबीडू वंश पढ़ेंगे। ठीक है, 4 वंश बताए थे। अरे क्लियर है? तो इनको जो हम मेरे बच्चे उनमें कॉमन कॉमन बातें हम वो हम करेंगे, बाकी सारा नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री मेरे बच्चे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती, ये 6-6 महीने 2-2 3-3 साल चलती है। पूरी तुम डीपली पढ़ोगे तो ये 2-2 3-3 साल चलती है। परंतु हमें क्या करना है, एक नॉर्मल एग्जाम जो सिंपल एग्जाम होता है उसके लिए ही एग्जाम के ओरिएंटेड बातें पढ़नी है। ठीक है, तो मेरे बच्चे तो 2 व्यक्ति है मेरे बच्चे, कौन है? हरिहर है और बुक्का मेरे बच्चे। क्लियर है? लेके कौन जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा धर्म कबूल कराता है? इस्लाम धर्म। वापिस आके वो कौन सा धर्म कबूल कर लेते हैं? हिंदू धर्म। तो विजयनगर साम्राज्य वो कौन सा धर्म का है बच्चे? हिंदू साम्राज्य है। अगर तुम पूछे तुम्हें विजयनगर जो साम्राज्य था वो कौन सा था? हिंदू साम्राज्य था। कौन सा था मेरे बच्चे? हिंदू साम्राज्य था। और बहमनी अगर साम्राज्य पूछे तुम्हें तो बहमनी मुस्लिम साम्राज्य है। याद रखना, ये बहमनी साम्राज्य है वो मुस्लिम साम्राज्य। क्लियर? जो विजयनगर साम्राज्य है वो कैसा है? हिंदू साम्राज्य है, जो जिसकी स्थापना कौन करेंगे? हरिहर और बुक्का जो है। क्लियर बच्चे? उसके बाद जो है इसमें जो हम इसके विजयनगर के जो 4 वंश पढ़ेंगे, इतना क्लियर है बच्चे? नदी और सारा क्लियर हो गया ना? इनको बीच में संघर्ष रहता है, इस रायचूर क्षेत्र को लेके रहता था। जब दोनों नदियों के बीच में जो भूमि होती है ना, बड़ी उपजाऊ भूमि होती है मेरे बच्चे। क्या होती है? बड़ी उपजाऊ भूमि होती है। तो हमेशा इनको इसके बीच में लेके इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता था? संघर्ष चलता रहता था। मतलब जो है अपना साम्राज्य चलाने के लिए पैसे चाहिए मेरे बच्चे, तो पैसे चलाने के लिए पैसे ये थोड़ी है ऊपर से बरसते थे, तो उसके लिए कुछ है मेहनत, जो इस क्षेत्र के लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। तो जो है मेरे बच्चे इसमें विजयनगर साम्राज्य में हम जो है कितने वंश पढ़ेंगे? 4 वंश पढ़ेंगे। 4 वंश जो है मेरे बच्चे मैंने तुम्हें करा दिए हैं। पहला हम पढ़ेंगे संगम वंश, जो हमारा कंप्लीट हो गया। संगम वंश, संगम नाम का जो है ये हरिहर बुक्का के पिता का नाम था। उसके बाद हम पढ़ेंगे सालू वंश, यही है ना? सुल्लू है क्या? कोई बात, मैं ठीक कर देती हूँ। तुलुक। उसके बाद हम तुलुक बस। उसके बाद हम मेरे बच्चे अरबीडू बस, अरबीडू बस पढ़े। इसमें 2 जो है बस की जो बात करेंगे हम, अगर बात करें मेरे बच्चे इनमें 2 बस की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे बस रहेंगे 2 तो बड़े लेवल के रूप में उभर कर सामने आएंगे और 2 छोटे लेवल के रहेंगे। जैसे संगम बस की बात करें तो संगम हमने डीपली पढ़ लिया है, संगम बस पढ़ लिया है, जिसमें मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। उसके बाद सुल्लू बस, इसके हम संस्थापक की करेंगे। उसके बाद तुल्लू बस का करेंगे, कृष्ण देव राय का जिक्र है हम करेंगे। अरबीडी बस, इसका हम बस सिर्फ राजा ही लिखेंगे। ये बस जो है नामात्र के बस रहे थे। ठीक है, तो संगम बस में जो हमने क्या क्या पढ़ा बताओ रे? तो हाँ जी, संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। ये दोनों क्या है? भाई है। कौन है मेरे बच्चे? मैं लिख देती हूँ, कई बच्चों को जो है अभी नहीं बैठे होंगे कई बच्चे, चलो मैं लिख। तो हम पहला बस करेंगे मेरे बच्चे, संगम बस करेंगे। सारा नहीं लिखूंगी मेरे बच्चे, इसकी क्लास हो चुकी है, बस मेन बातें ही लिखूंगी। संगम बस की जो संस्थापक है मेरे बच्चे वो हरिहर बुक्का मेरे बच्चे, बुक्का है।
और जो है इसका टाइम पीरियड जो कब से लेके कब तक रहता है, 1336 है ना, हाँ जी 36 है, 36 से 1485, हाँ जी 1485 तक संगमस का जो है टाइम पीरियड रहेगा। इसमें फिर हम इन दोनों भाइयों को अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे मैंने तुम्हें अलग अलग पढ़ाया मेरे बच्चे, हरिहर का पढ़ेंगे जो कब से लेके 1336 से लेके ये 56 तक रहेगा, ये फिर 56 से शुरू करेगा मेरे बच्चे और 77 तक रहेगा। जो है हम पढ़ते आए हैं, सुन लो, तुमने लिख रखा है। तो पहले हरिहर जो है हम प्रथम आएगा, फिर हरिहर जो है सेकंड आएगा, और बुक्का जो है एक ही, और जो हरिहर का भाई है कौन है, बुक्का है। हम जैसे राजा महाराजाओं का पढ़ते हैं तो उसका बेटा ही आता है ना बाद में गद्दी में, ये ऐसा एक साम्राज्य था जिसमें हरिहर के बाद उसका भाई बैठता है गद्दी पे, कौन है, बुक्का नाम का। क्लियर में बच्चे, अरे क्लियर। उसके बाद जो है इन्होंने किसके, हरिहर जो है इन्होंने पहला ये बनता है ना अपनी जो है इतने टाइम में, तो अपनी राजधानी किसको बनाएगा, हरिहर गोड़ी है ना, अनगोड़ी, अनगोड़ी को बनाएगा। फिर दूसरी राजधानी अनगोड़ी अगर तुम बात करो मेरे बच्चे, सुन लो पहले, अनगोड़ी का क्षेत्र कहो तो ये जो पहले एक मैं बात और बताना चाहूंगी, विजयनगर साम्राज्य जो उभरा था वो कहाँ का था मेरे बच्चे, कर्नाटक क्षेत्र। वर्तमान में ये क्षेत्र ये कहाँ था, कर्नाटक में। वर्तमान में अगर पूछे विजयनगर जो साम्राज्य कहाँ स्थित है, क्योंकि विजयनगर का नाम बदलकर क्या किया गया, हम्पी, इसका नाम बदला गया है, क्या है मेरे बच्चे इसका वर्तमान में नाम, हम्पी है। क्या है, हम्पी है। कौन सा क्षेत्र था ये, कर्नाटक वाला क्षेत्र, उसके आसपास का था। परंतु प्रॉपर पूछे तुम्हें विजयनगर जो जहां राजा महाराजा ये संगम बस के पूछे तो वो कहाँ क्षेत्र था, कर्नाटक वाला क्षेत्र था। क्लियर है। तो जो है ये अगर तुम बात करो हरिहर जो अपनी राजधानी बनाता है मेरे बच्चे अनगोड़ी को, अनगोड़ी जो है इसी के आसपास का जो जगह थी, बाद में ये अपनी राजधानी को परिवर्तन करता है और किसको अपनी राजधानी बनाता है, विजयनगर को राजधानी बनाता है। विजयनगर मेरे बच्चे, विजयनगर, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाता है। और विजयनगर को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, हम्पी के नाम से जानते हैं। और ये हम्पी वाला क्षेत्र कहाँ है, कर्नाटक में है। अब पूछे तुम्हें कर्नाटक में, तुमने जो है मेरे बच्चे इससे कुछ याद आया तुम्हें कुछ, हाँ जी मेरे बच्चे वेरी गुड। हम्पी का तुमने जो है मेरे बच्चे रुपए जो नोट होते हैं हमारी, जैसे 100 का है, 10 का है, 20 का है, उसमें अगर तुम बात करो तो जो 50 का नोट है उस पे अगर तुम पीछे नोट के देखोगे तो उसमें हम्पी का चित्र दिखाई देगा। हम्पी वहां क्या बना है, मंदिर सा बना, एक रथ सा बना मेरे बच्चे, पहिया सा है, उस पे जो हम्पी का एक मंदिर सा बना हुआ है। तो वो जो हम्पी का अगर ये पूछे तो इस हम्पी जो इसका चित्र कहाँ दिखाई देगा तुम्हें, हाँ 50 रुपए का जो नोट है उस पे दिखाई देगा। याद रखना मेरे बच्चे, ये एग्जाम में पूछा गया है 50 रुपए का, तो एग्जाम में पूछता है 50 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, हम्पी का है। ठीक है, अरे क्लियर है। चलो मेरे बच्चे ये बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद जो है बुक्का आएगा, हरिहर की मृत्यु हो जाएगी, फिर बुक्का आएगा, बुक्का जो है 56 से 77 तक रहेगा। उसके बाद कौन आएगा, हरिहर सेकंड आएगा। उसके बाद देवराय प्रथम आएगा। देवराय के बारे में कुछ बातें बताओ, तुंगभद्रा नदी, हाँ जी देवराय जो प्रथम आएगा मेरे बच्चे, उसने तुंगभद्रा नदी पे क्या बनाया था, बांध बनाया था। हाँ जी वेरी गुड। जो है मेरे बच्चे, जो कई बच्चे बैठे हैं जो मैं पूरा नहीं करा रही क्योंकि ये हमने कर लिया है, अब इसमें इतना ही टाइम लगेगा जितना पीछे लगा था। हम आगे चलते हैं। जो बच्चे कोई बात नहीं, जो बीच में मैंने ये बात स्किप किया तो ये पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो है जो मेरे बच्चे तुंगभद्रा नदी का हमने जिक्र किया। कृष्णा नदी से दो नदियां पड़ती है, एक तुंगभद्रा नदी, एक है भीमा नदी। भीमा नदी का हम आगे जिक्र करेंगे, पहले तुंगभद्रा नदी का जिक्र करते हैं। जो देवराय प्रथम आता है, उन्होंने क्या किया, तुंगभद्रा नदी पे एक बांध बनाया। बांध बना के उन्होंने क्या कर दी थी, उससे नहरें निकाल दी थी। तो उन्होंने नहरें क्यों निकाली जाती है, सिंचाई व्यवस्था के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उन्होंने लगभग दक्षिण भारत में जितना एरिया था वो सारा कवर कर लिया था। उसके बाद मेरे बच्चे क्या पढ़ा बताओ रे, देवराय सेकंड है। देवराय सेकंड के बारे में क्या बोला जाता है, प्रतापी शासक था। और बताओ, फारसी यात्री आया था, कौन आया फारसी यात्री, अब्दुल्ला रजत आया। ठीक है, अंतिम शासक कौन है,
वृक्षक द्वितीय, ठीक है। अब वृक्षक द्वितीय है, उसकी हत्या कर देगा कौन? कौन करेगा? सालू नृसिंह करेगा। कौन करेगा? सालू नृसिंह करेगा। और वो किस वंश की नींव रख देगा? सालू वंश की नींव रख देगा। तो हम दूसरा वंश करेंगे मेरे बच्चे, अब इतना ही करेंगे इसके बारे में, ये हमने पढ़ लिया है। तो हम दूसरा वंश पढ़ेंगे जो हमने क्या लिखा, सालू वंश भी बोलते हैं, सुलू वंश भी बोलते हैं, एक ही बात है। और इनका तुम्हें सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। इनका क्या रखना है तुम्हें? सीक्वेंस याद रखना है। एग्जाम में ये पूछ सकता है विसंगम वंश के बाद कौन सा आता है? सालू वंश। इसको सुलू वंश भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। कौन सा? सुलू वंश। सुलू वंश जो है मेरे बच्चे, इसके जो संस्थापक रहे, संस्थापक है इसके मेरे बच्चे सालू नरसिंह। इसके संस्थापक कौन है? सालू नरसिंह है। इसका टाइम पीरियड अगर तुम पूछो तो मेरे बच्चे 1485 से 1505 मेरे बच्चे। इसका टाइम पीरियड अगर तुम पूछो 1485 से 1505 रहा था। और बाद में इसका जो है मेरे बच्चे, इसका जो बेटा है एक है इमडी, इमडी नाम का, हाँ इमडी नरसिंह मेरे बच्चे। इसका एक बेटा है, किसका? सालू नरसिंह का। इसका पुत्र है मेरे बच्चे जिसका नाम है इमडी नरसिंह। तो इसके बाद ये राजा बनता है। बस इसके बारे में दो ही रखना, तुमसे नहीं पूछेगा कोई, क्योंकि ये बीच में तुमने लिख रखा है तो तुम बार बार पूछोगे मैडम इसके बारे में नहीं लिखाया। तो इसके संस्थापक याद रखने, सालू नरसिंह जो किसका? संगम वंश का अंतिम बादशाह, उसकी हत्या करेगा और ये सालू वंश की नींव रख देगा, ठीक है। बाद इसके बाद इसका पुत्र आएगा इमाडी नरसिंह मेरे बच्चे। इसके बारे में ये ज्यादा कोई खास इन्होंने काम नहीं किया, मतलब शांति रही। तो इसके बाद जो है अगला वंश आता है मेरे बच्चे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए, तुलु वंश। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तुलु वंश। तुलु वंश, तुलु वंश जो है मेरे बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे कृष्णदेव राय और उनके बारे में पढ़ेंगे। तुलु वंश का अगर टाइम पीरियड अगर तुम पूछो तो मेरे बच्चे 1505 से शुरू होता है और इसका टाइम पीरियड चलता है मेरे बच्चे 70 तक, 1570 तक, 1570 तक इसका टाइम पीरियड चलेगा। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। इसके संस्थापक जो थे मेरे बच्चे वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह थे। ये वीर नरसिंह इसके संस्थापक रहे, जिसने जो है इमाड़ी जो नरसिंह है सालू वंश का अंत करके उन्होंने कौन से वंश की रखी? तुलु वंश की नींव रखी। और वीर नरसिंह जो है मेरे बच्चे, इसका एक छोटा भाई है, इसका एक छोटा भाई है जिसके बारे में जिक्र करेंगे और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। छोटा भाई है इसका कृष्णदेव राय। कौन है मेरे बच्चे? कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय प्रथम मेरे बच्चे, फर्स्ट लिख लो कोई बात नहीं, प्रथम लिखना चाहो प्रथम लिख, कृष्ण देव राय प्रथम। ये जो कृष्ण देव राय था ना मेरे बच्चे, ये इस बस का प्रतापी शासक था। क्या था? प्रतापी शासक था। ये अपने आपको जो है आंध्र भोज कहेगा। और जो है तुमने पीछे मैंने बताया था राजा भोज कहाँ पढ़ा? बताओ, राजा भोज के बारे में पढ़ा था ना? हाँ बताओ, उसके बारे में बताओ, फिर मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। इसका मतलब तुम भूल गए, भूल गए ना? परमार वंश के थे। क्या थे? परमार वंश के। राजा भोज जो है मेरे बच्चे, जो है वहां राजा भोज जो है, गंगू तेली की तुमने एक कहावत सुनी होगी, लोकोक्ति सुनी है। और जो है राजा भोज के बारे में तुम्हें क्यों उसका जिक्र किया जाता है?
क्या श्लोकोक्ति का मीनिंग क्या है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तुमने सुना होगा, क्या मीनिंग है उनका? तुलना की गई है। तो राजा भोज को अच्छा ज्ञान था, उनको गणित वगैरह का, भूगोल वगैरह का अच्छा ज्ञान था। तो कहते हैं उससे जो प्रभावित होकर कृष्ण देव राय ने अपने आप को क्या दी थी? आंध्र भोज की उपाधि दी थी। ठीक है, इसका पहले टाइम पीरियड लिख लो, जो है कृष्ण देव राय लिख लो, यहाँ नाम लिख लो, अलग से पढ़ लेंगे सारा। और ये कृष्ण देव राय जो है ना, ये जो तल्लु वंश का प्रतापी शासक है। क्या है? कृष्ण देव राय प्रथम अगर हम जिक्र करें, ये किसका प्रतापी शासक है मेरे बच्चे? तुलु वंश का। और अगर इसका टाइम पीरियड अगर तुम बात करो तो कहां से शुरू हो रहा है? 1505 से ही आएगा ये, और 29 तक ये रहेगा। 29 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और जो है ये प्रथम के बारे में, ये प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था। कहां का मेरे बच्चे? तुलु वंश का। किसका वैसे पूछे? विजयनगर का। कहां का? विजयनगर का। और इसने जो है मेरे बच्चे ये कहते हैं भी कृष्ण देव राय जो है, इसका जिक्र जो है बाबर का नाम सुना तुमने? बाबर ने अपनी पुस्तक है, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा खुद लिखी थी, उनकी पुस्तक का नाम था मेरे बच्चे, कोई बताएगा? बाबरनामा। कौन था? क्या नाम था बाबर की पुस्तक का? नाम है मेरे बच्चे बाबरनामा। किस भाषा में लिखी? फारसी। किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में लिखी। अब सुनो कहानी क्या है, थोड़ा सा सुन लो। कहते हैं भी कृष्ण देव राय तुलु वंश का, विजयनगर साम्राज्य का इतना प्रतापी शासक था भी बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में, उन्होंने तो दिल्ली जो है, दिल्ली सल्तनत की बात करो तो उत्तर भारत में जो है क्या किया मेरे बच्चे? शासन किया ना। उत्तर भारत में आएगा वो। उत्तर भारत में तो उसको पता था भी दक्षिण भारत में कोई ऐसा साम्राज्य उभर कर सामने है जिस राजा का इतना जो है मतलब बोलचाल है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक जो है, बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी? बाबरनामा लिखी। और उस बाबरनामा में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की और कृष्ण देव राय के बारे में उन्होंने कहा भी साम्राज्य बहुत है, सर्वश्रेष्ठ था। किसका? विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ पुस्तक का याद रखना मेरे बच्चे, बाबरनामा की जो बाबर की पुस्तक कौन सी? बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई? फारसी में। तो है कृष्ण देव राय का जिक्र जो किस पुस्तक में मिलता है? बाबरनामा में बाबर ने किया था। इसको बाद में बाबरनामा जो पुस्तक बाबरी भी लिखेगा ना, कौन लिखेगा? खाने खाना लिखेगा। खाने खाना लिखेगा ना? नहीं पढ़ा। चलो, तो मेरे बच्चे यहां तक क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ भी कृष्ण देव राय इतने प्रतापी शासक थे भी बाबर ने जो उत्तर भारत में अपना शासन, मुगल दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की नींव रखेगा, उसने दक्षिण भारत के विजयनगर का जो है उन्होंने कुछ लाइनें लिखी। विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में इतना जो है सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य जो था, मतलब अच्छा काम कर रहा था। कौन है? कृष्ण देव राय प्रथम। तो उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी गई है। तो तुम्हें पता चला मेरे बच्चे कृष्ण देव राय का जो है जिक्र किसने किया था? बाबर ने अपने पुस्तक है बाबरनामा में। एक गोलकुंडा का युद्ध होता है मेरे बच्चे, एक है जो है गोलकुंडा का युद्ध होता है कृष्ण देव राय के शासन काल में। गोलकुंडा, गोलकुंडा का युद्ध मेरे बच्चे। अब ये कहा मैडम? चलो लिख लो, इतना लिखो तुम, पीछे में यहाँ यही बना लेते हैं। ये दक्षिण भारत फिर बना दिया मैंने। सुनो, यहाँ जो है बहमनी साम्राज्य है मेरे बच्चे, बातें नहीं तुम्हें समझना है। बहमनी साम्राज्य है, यहाँ विजयनगर साम्राज्य है। अरे है या नहीं है? इसके बीच में कृष्णा नदी है। यहाँ इसका जो है मेरे बच्चे, यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है। बहमनी साम्राज्य पूरा ही फैला, मैंने इतना बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है बस इतने एरिया में था। यहाँ तो बस हिंट देना पड़ता है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, तो यहाँ जो है एक स्थान पड़ता है गोलकुंडा। कोई बच्चा बता सकता कुछ? हाँ जी, वेरी गुड। गोलकुंडा स्थान जो अगर बात करो मेरे बच्चे वर्तमान में अगर बात करो तो कहाँ, कौन से क्षेत्र में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश वाले। या गोलकुंडा मध्य प्रदेश में पड़ता है? बताओ रे, बताओ रे। गोलकुंडा क्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है? गोलकुंडा खान है मेरे बच्चे हीरो की, है या नहीं है? है तो सही मैडम,
सुना तो है थोड़ा थोड़ा, है ना? अरे सुना है। कहाँ पढ़ती है बता, बता विकास। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इतना क्लियर करती है। बस मेरा जरूरी नहीं है भी मैं सही लिखा हूं, मैंने गलत भी हो सकता है। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता, आप सर्च करने लगे होंगे। सर्च नहीं करना। गोलकुंडा की खाने हैं वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। हैदराबाद वाला क्षेत्र अगर तुम कहो तो गोलकुंडा की खाने जो वहां पड़ती है। और हीरा जो है, कोई नूर हीरा के तुम जिक्र करते हो, आगे हम जिक्र करेंगे कोई नूर हीरा का, जो है हम जो आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें जो है कोहिनूर हीरा जो है यही गोलकुंडा की खानों से निकला था। और यहाँ जो है अगर तुम्हें पूछे हीरा की खाने सबसे ज्यादा कहाँ है तो कहाँ है मेरे बच्चे? मध्य प्रदेश में है ना? आंध्र प्रदेश में? हाँ जी। कहाँ है मेरे बच्चे? आंध्र प्रदेश में। तो गोलकुंडा की खान कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। क्लियर में बच्चे? याद रहेगा, ये तुम्हारा नया पॉइंट बनता है। गोलकुंडा का युद्ध तो हम पढ़ेंगे, वो तो उस क्षेत्र पे हुआ था, मतलब तो इस युद्ध का नाम दे दिया गोलकुंडा का युद्ध। अरे पानीपत का युद्ध हुआ तो पानीपत के स्थान का ही नाम दिया है, भी पानीपत का युद्ध यही दिया है, तो वैसे गोलकुंडा का युद्ध दे दिया, भी गोलकुंडा स्थान पे हुआ था। गोलकुंडा स्थान का है मेरे बच्चे? आंध्र प्रदेश में, याद रखना। और यहाँ क्या है, किसके लिए फेमस है? हीरे की खानों के लिए। किसके लिए? हीरे की खानों के लिए फेमस है, याद रखना मेरे बच्चे। और कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कोई बच्चा बताएगा? हैदराबाद। कौन सा मेरे बच्चे? मैं यहाँ लिख देती हूँ, हीरे की खानों के लिए, खानों के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे बताने से क्या बदल जाती है? अमरावती। क्या है मेरे बच्चे? अमरावती है, क्योंकि तुमने तो पहले रट्टा मार रखा है ना। अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे बच्चे? अमरावती। अमरावती क्यों बन गई? पहले इसकी राजधानी क्या थी मेरे बच्चे? हैदराबाद। हाँ जी। किसकी राजधानी होगी? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी होगी। अगर तुमसे पूछे भारत का नवनिर्मित राज्य है वो कौन सा है? तेलंगाना है। कब बना? हाँ जी, कब बना मेरे बच्चे? जून 2014 में बना। जून है, 2 जून है क्या? प्रॉपर लिखा है ना 2 जून? हाँ 2 जून है, 2014 में बना था तेलंगाना। अस्तित्व जो आंध्र प्रदेश से अलग होके एक राज्य बना था। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। तो जो हैदराबाद वाला क्षेत्र था ना वो तेलंगाना में क्षेत्र आ गया, तो राजधानी उसकी बना दी तेलंगाना की। तो फिर जो है इसके सामने था भी आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी किसको बनाए? अमरावती को। थोड़े दिन पहले घोषणा कर दी थी जो आंध्र प्रदेश ने भी मैं अपनी राजधानी शिफ्ट करने जा रहा हूँ। कहाँ? विशाखापट्टनम में। परंतु वो जो है अपने विचार थे वो वापिस ले लिए, क्योंकि जो है मेरे बच्चे एक राजधानी शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे तो हम मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दौलताबाद, तो उनका जो है साम्राज्य बिखर गया था। तो एक राजधानी शिफ्ट तो वहां सारी चीजें, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए एक राजधानी में। तो जो है अगर तुमसे पूछ ले इससे क्या बनेगा मेरे बच्चे, तुमसे पूछ ले भी भारत का, हाँ जी वेरी गुड, भारत का जो नवनिर्मित 25वें नंबर का हाई कोर्ट भी कौन सा है? अमरावती है। भारत का जो 25वें नंबर का जो है मेरे बच्चे हाई कोर्ट है, न्यू निर्मित है, वो कौन सा है? अमरावती है। कौन सा है मेरे बच्चे? अमरावती। तो जो कि इसकी राजधानी में बना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो भारत का 25वें नंबर का हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती है। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? चल लिखो आगे। हाँ लिखो, कुतुब शाह को पराजित किया था। गोलकुंडा का जो, अच्छा यही लिखा है क्या? चलो यही लिख लो। गोलकुंडा का युद्ध हुआ किसके बीच में? एक कृष्ण देव राय है मेरे बच्चे, विजयनगर से कौन लड़ रहा है? कृष्ण देव राय। और बहमनी साम्राज्य से कौन लड़ रहा है? बहमनी साम्राज्य से जो लड़ रहा है गोलकुंडा का है। विजयनगर का तो भाग ही नहीं है गोलकुंडा, परंतु वो उसके लिए लड़ रहा है। कौन? कृष्ण देव राय। और जो है ये किसके, बहमनी साम्राज्य का जो शासक था वो कुतुब शाह था। कौन था? कुतुब शाह शासक था उस टाइम। और इस शासक को कौन कर देता है? कृष्ण देव राय। मेरे बच्चे किसके बीच में होता है? विजयनगर का राजा कौन है? थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये लो सारा कुछ आ गया।
तो किसके, कुतुब शाह और कृष्णदेवराय के बीच में एक युद्ध होता है, कौन सा मेरे बच्चे, गोलकुंडा का। और इसमें जो है विजय रहता है कृष्णदेवराय, ये इसको पराजित कर देता है, किसको, कुतुब शाह को। क्लियर मेरे बच्चे। और कहते हैं उसके बाद इन्होंने उपाधि ली थी आंध्र भोज और अभिनव भोज की। इस युद्ध के बाद, गोलकुंडा युद्ध के बाद, गोलकुंडा युद्ध के बाद कृष्णदेवराय ने दो उपाधि ली है मेरे बच्चे। एक जो है आंध्र भोज की और अभिनव भोज की उपाधि ली। किसने ली है मेरे बच्चे, कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है उसमें विजय हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपने आप को उपाधि ली, आंध्र भोज और अभिनव विजय। अब तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम्हारी कॉमन सेंस काम करती है, जैसे हमने बताया मेरे बच्चे गोलकुंडा है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश से आंध्र याद रख लेना और भोज की उपाधि रख लेना, ठीक है। आगे लिखो मेरे बच्चे। कहते हैं भी इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, किसकी बात कर रहे हैं, कृष्णदेवराय। इसमें जो तेलुगु जो साहित्य था, तुम्हारे बहुत सारी चीजें कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य इसको क्लासिक जो है, अब सुनो ध्यान से, कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो तेलुगु साहित्य था इसको क्लासिकल युग कहा है। इसको क्या कहा है, क्लासिकल युग कहा है या गोल्डन युग कहा है। जो है कृष्णदेवराय का जो तेलुगु साहित्य के लिए इसे क्या कहा है मेरे बच्चे, गोल्डन युग, गोल्डन युग, या इसको क्लासिकल युग कहा है। भी जो है मतलब ये युग कहना भाई इस साहित्य का बहुत बड़ा विस्तार था, तेलुगु साहित्य का बहुत बड़ा विस्तार था। तेलुगु से कुछ याद आया तुम्हें, कुछ तो चला ही है। हाँ जी, वेरी गुड। जो है हमारी पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी, और जो है तेलुगु जब कब बनी मेरे बच्चे, तेलुगु जो शास्त्रीय भाषा है बनी हुई है ना, कब बनी, नेक्स्ट तेलुगु ही बनी थी, नहीं संस्कृत बनी थी। अरे 2004 में तमिल शास्त्रीय भाषा बनी, 5 में संस्कृत बनी, 6 में, तो 6 में नहीं 8 में तेलुगु और एक और थी, 2 बनी थी, 8 में कन्नड़ बनी थी। 2 भाषा शास्त्रीय भाषा बनी थी। तेलुगु जो है, सुन लो, तुम सुनने पे फोकस नहीं करते तभी तुम्हारे याद नहीं रहता। पहली 2004 में हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी है वर्तमान में, कितनी है, पहले कितनी थी, किसी ने कहा जब दोगली बातें हो जाए ना तब कुछ गड़बड़ हो जाती है, सारा इकट्ठा बोले तब लगता है भी हाँ सही बोल रहे। तो मेरे बच्चे सुन लो, शास्त्रीय भाषा पहले कितनी थी, 6 थी, कितनी थी, 6 थी। 2024 में 5 भाषाएं जोड़ी है, तब वो अब जाके कितनी हुई है, 11 शास्त्रीय भाषा हुई है। कितनी हुई है, 11 हुई है। जो 5 2024 में जुड़ी है उसमें जो है एक पाली है, एक प्राकृत है, एक मराठी है, एक बंगाली है, और एक कौन सी रह गई, कौन सी रह गई, असमिया रह गई। ये असमिया पहले बन गई थी, असमिया ही रहती है, दोबारा बता रही। एक पाली, प्राकृत। पाली और प्राकृत किन की भाषा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की है। पाली और प्राकृत जो भाषा है वो किसकी है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की है। उसके बाद जो अगर बात करो तो मराठी है मेरे बच्चे, जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अरे बोली नहीं जाती क्या, और जो है तुम्हें ऐसे थोड़ी याद रहेगी, तुम लिंक करना सीखो। तेलुगु कहां बोली जाती है बताओ रे, अभी बताया आंध्र प्रदेश का जिक्र, सारी कहानी आंध्र प्रदेश पे टिकी हुई है। अभी गोलकुंडा का युद्ध हमने पढ़ा, और जो है उसके बाद जो आंध्र भोज की उपाधि ली, तो सारा चली सिस्टम किस कर रहा है, आंध्र प्रदेश का। इसको इससे कनेक्ट कर लिया करो। तो है तेलुगु भाषा किसकी है, आंध्र प्रदेश की।
तो आंध्र प्रदेश की तेलंगाना की भी है। तो तेलुगु भाषा जो है सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो तेलंगाना वाला क्षेत्र हो गया, कुछ हो सकता है तमिलनाडु के क्षेत्र में बोली जाती होगी, क्योंकि आसपास का ना। तमिलनाडु में वैसे तमिल भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल क्षेत्र वाले में बंगाली बोली जाती है, असम वाले क्षेत्र में असमिया बोली जाती है, ओडिशा वाले क्षेत्र में उड़िया बोली जाती है। और जो अगर हमारी बात ऊपर जो बात करें तो कौन सी है? संस्कृत भाषा। और जो है पाली और प्राकृत की भाषा की हम तुम बात करो तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बोली और लिखी जाती थी। क्लियर? ये तुम्हारी 11 एक भाषा थी जो कौन सी है? शास्त्रीय भाषा है। आज हम उनका नहीं पढ़ेंगे। तो तेलुगु भाषा कहाँ कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। मेरे बच्चे तुम्हें ना थोड़ा याद नहीं रखते, लिखो आगे। नेक्स्ट कहते हैं भी कृष्ण देवराय के जो इसके दरबार में, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, मतलब कवि रहते थे। क्या रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। जो ब्रैकेट में लिख लो कवि में बच्चों, अष्ट दिग्गज रहते थे, मतलब 8 लोग रहते थे जो अलग अलग जानकार थे। अष्ट दिग्गज रहते थे। कहते हैं भी जो कृष्ण देवराय ने अपनी एक पुस्तक लिखी है तेलुगु भाषा में, कृष्ण देवराय ने अपनी एक पुस्तक लिखी है मेरे बच्चे। किसकी? किसकी है? कृष्ण देवराय की। जो है किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा में। भाषा में उस पुस्तक का नाम लिखो रे। आमुक्त मल्लाह पुस्तक जो है, ये पुस्तक का नाम है मेरे बच्चे आमुक्त मल्लाह पुस्तक लिखी है। जो किसने लिखी है? कृष्ण देवराय ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? तेलुगु भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में। क्लियर बच्चे? कहते हैं भी कि इसने जो है 1000 और बिठुल मंदिरों का निर्माण करवाया। इसने जो है कृष्ण देवराय ने दक्षिण भारत में, कृष्ण देवराय ने दक्षिण भारत में 1000 और बिठुल मंदिरों का निर्माण। बिठुल है मंदिरों का निर्माण। दोनों आधा ठहर लगा लिया मैंने, पूरा बना दिया क्या? टै लगाना टमाटर वाला, एक आधा टै आएगा, एक के साथ बिठुल मंदिरों का। कृष्ण देवराय ने दक्षिण भारत में बिठुल है स्वामी जो मंदिरों का निर्माण करवाया मेरे बच्चे। ये कहाँ है? दक्षिण भारत में। इसने नागलपुर एक शहर भी बसाया। इसने क्या बसाया मेरे बच्चे? नागलपुर है शहर भी बसाया। इसने किसकी बात चल रही है? ने हाँ जी, नागलपुर है शहर बसाया था। बस अब थोड़ा ही रहा, 2-4 वर्ष ये विजयनगर तुम्हारा समाप्त हो जाए। लिख लिया मेरे बच्चे? अब लिखो अंतिम राजा, लिखो सदाशिव राव नहीं लिखना तुम्हें। कृष्ण देव राय के बारे में इतनी बातें याद रखनी है तो। अंतिम राजा किसका? अंतिम राजा तुलुबस का अंतिम राजा। सदाशिव का एक मंत्री हुआ करता था मेरे बच्चे। मंत्री का नाम लिखो।
जो है इसका एक मंत्री था मेरे बच्चे, राम राय। किसका मंत्री है? सदाशिव राय का मंत्री है। कौन है? रामराज नहीं है, राम राय, याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ नोट डाल के एक युद्ध का नाम लिख रही हूँ, तलीकोटा का युद्ध जो है, देखो मेरे बच्चे, नोट में लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। एक मेरे बच्चे 1565 में एक तलीकोटा का युद्ध होता है। देखो 1565 इसमें तलीकोटा का जो युद्ध होता है, ये लिख दो, तलीकोटा का युद्ध। ये तालीकोटा का युद्ध होता है मेरे बच्चे, दोनों कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हुआ। अगर तुम्हें साम्राज्य पूछे भी, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ, वो किसके टाइम में हुआ? तो किसके टाइम में हुआ, किसके बीच में हुआ? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। परंतु जो विजयनगर जो है उसकी तरफ से जो लड़ रहा था वो राम राय लड़ रहा था, जो किसका मंत्री है? सदाशिव का। तो राजा तो कौन था उस टाइम? सदाशिव था। परंतु जो इस युद्ध में मैं लिख देती हूँ, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच होता है मेरे बच्चे ये युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। इसमें बहमनी साम्राज्य की हार होती है मेरे बच्चे, इसकी हार होती है, और विजयनगर में जो है इस जो लड़ रहा था वो राम राय लड़ रहा था। इस युद्ध में जो लड़ रहा था वो राम राय लड़ रहा था, जो किसका मंत्री था? सदाशिव का था। क्लियर मेरे बच्चे? आगे लिखो अरबिडू। बस इसमें तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है भाई, तालीकोटा का युद्ध कब होता है ये जरूर याद रखना भाई, 1565 में होता है। उसके बाद लिखो अरबिडू बस। जो अंतिम बस पढ़ेंगे किसका हम? विजयनगर का। अरबिडू बस। अरबिडू बस का जो टाइम पीरियड है मेरे बच्चे वो लिख लो, 1570 से 1650 तक। 1570 से 1650 तक चलेगा। इसके संस्थापक जो है मेरे बच्चे तिरुमल है। इसके संस्थापक कौन है? तिरुमल है। राजधानी पेनुकोड़ा है। इसकी राजधानी कौन सी है? पेनुकोड़ा है। लिख देती हूँ, राजधानी पेनुकोड़ा है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु लिख लो, क्या पता कहां से क्या पूछ ले। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसमें तुम्हें कृष्णदेवराय के बारे में याद रखना, ठीक है, मेन उसके बारे में। उसमें ये युद्ध याद रख सकते हो। हाँ, तालीकोटा का युद्ध ये कई बार तुम्हें मिलान में पूछ लेता है, जैसे तुम रेलवे का देते हो, SSGD का देते हो, तो वहां थोड़ा सा ऐसी डीपली चीजें पूछता है। हमारे सीधा ही पूछेगा, यहाँ तो विजयनगर का पूछता है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। बस यही हमारे जो है, अगर पूछो HSC तो इतना ही उठाती है, परंतु तुम SSGD का, BPS का या UPS का, HSC का, SC का देते हो, वहां ये थोड़ा सा डीपली पूछता है। तो तालीकोटा का युद्ध और एक जो हम गोलकुंडा का युद्ध, ये थोड़ा से मैंने याद रखना, ठीक है। गोलकुंडा का युद्ध हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था? कृष्णदेवराय के। और तालीकोटा का युद्ध हुआ है वो किसके? सदाशिव, ठीक है। और साम्राज्य एक ही है, किसके? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये हमारा था मेरे बच्चे विजयनगर, कंप्लीट हमारा हो गया विजयनगर। हम बहमनी साम्राज्य करेंगे, परंतु उसके बीच में है जो हम पहले कुछ करंट अफेयर पढ़ेंगे। विजयनगर हमारा कंप्लीट हो गया। 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है। मेन पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं, ज्यादा सारे नहीं, जितने मैंने लिखाए वो सारे तो तुम्हें याद ही नहीं रखने।
जितना मैंने पढ़ाया है, पढ़ाना तो मेरे बच्चे, क्योंकि बच्चे के मन में चलना चाहिए ना, इस तरीके से कुछ हुआ था। बीच में हम सीधा ही पॉइंट में अगर तुमसे लिख दी कृष्णदेवराय लिखो, तो तुम पूछते ना मैडम कृष्णदेवराय कहाँ से आ गया, तो वो अलग अलग बस इसलिए बताए गए। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें याद रखनी, सारी बातें याद नहीं रखनी। तो लिखो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे 1 फरवरी को क्या था रे, बताओ। कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा बहमनी साम्राज्य शुरू करेंगे। पानी पुनी पी लेना 5-4 मिनट में। 1 फरवरी को क्या था रे? हाँ जी मैडम, बजट पास हुआ था। इसके अलावा मेरे बच्चे 1, 2, 3 क्या? उसकी मृत्यु हो गई कल्पना चावला की। ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, हमारे गांव में कहते हैं ना, कौन सी तिथि थी? तारीख तो सारे जानते हैं, 1 फरवरी मैंने लिख ही दिया है। तिथि कौन सी थी? पूर्णिमा थी। क्या थी मेरे बच्चे? किसकी पूर्णिमा? किस माह की पूर्णिमा थी? फरवरी की पूर्णिमा तो थी नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। माघ महीने की पूर्णिमा थी। क्या थी मेरे बच्चे? माघ महीने की पूर्णिमा थी। और ये माघ महीने की पूर्णिमा थी, तो इस दिन क्या थी? गुरु रविदास जयंती थी। इस माघ महीने की पूर्णिमा को क्या मनाते हैं हम? गुरु रविदास जयंती। मेरे बच्चे, कौन सी जयंती बनाई गई? 649वीं जयंती बनाई गई। देखो हमारी एक भी नहीं आ रही यहाँ, 649 है ना। इन्होंने महान काम किए मेरे बच्चे, इन्होंने क्या किए? महान काम किए, तभी इनको याद रखा जा रहा है। फतेहाबाद में रविदास चौक है क्या? बताओ कहाँ है? देखा तो मैंने ही है। कहाँ? लड़कियां बताएगी, क्योंकि ये कपड़ा लेने जाती है तो उधर ही रविदास आता है ना, उधर ही आता है ना, थाना रोड सामने। क्योंकि तुम्हें भी तो इसका पता होना चाहिए ना, भाई रविदास चौक है इधर मेरे बच्चे। थाना रोड के सामने जाओगे तो बिल्कुल जो है मुटेजा गुटेजा जो भी है कपड़े वाली शॉप है, उसके सामने आगे जो है उसकी फोटो लगी है रविदास की, तो उसको रविदास चौक बोला जाता है। ठीक है, गुरु रविदास जयंती थी किसकी? किसको मनाते हैं हम? माघ पूर्णिमा को बनाते हैं। अगर तुमसे पूछे, ये तो 1 तारीख को आई है, 1 तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। जो है माघ पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं मेरे बच्चे? गुरु रविदास जयंती मनाते हैं। तो कौन सी थी ये? 649वीं जयंती थी। तो मेरे बच्चे कहते हैं भी इस दिन जो है जो कई घोषणाएं हुई थी, तो गुरु रविदास जो है इसके नाम पे, गुरु रविदास के नाम पे एक पंजाब का जो एयरपोर्ट है मेरे बच्चे, आदमपुर एयरपोर्ट, पंजाब का, पंजाब में पड़ता है, जिस जो है पंजाब में कौन सा? आदमपुर। आदमपुर ना, आदमपुर। मेरे को डाउट है मेरे बच्चे, आदमपुर सही लिखा नहीं लिखा? गलत लिख दिया ना? आदमपुर, ये सही लिखा ना? आगे वाली मात्रा है आदमपुर। सुन लो रे, एयरपोर्ट है क्या मेरे बच्चे? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जानते हो? अरे जानते हो? कहते हैं उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? हाँ जी, गुरु रविदास एयरपोर्ट किया गया है। पंजाब का जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर है गुरु रविदास एयरपोर्ट किया गया है। मैं पूरा याद रख लेना। आदमपुर, आदमपुर लिखा, आधा लिख लेना आदमपुर। मैं दोबारा बता रही हूँ, पंजाब का आदमपुर एयरपोर्ट है, उसका नाम रखा गया है किसके नाम पर? गुरु रविदास एयरपोर्ट नाम रख दिया गया। ठीक है, ये घोषणा की गई भी नाम बदला जाएगा। किसका है मेरे बच्चे? पंजाब का। तो ये खबर पड़ी मैंने, पंजाब तो देखा नहीं मैंने, आदमपुर आदमपुर देखा। तो हमारे भी तहसील जो लगती है, तहसील जो आदमपुर लगती है इधर, मैंने सोचा भाई, मैं सोच में पड़ गई, मैं कहती आदमपुर में तो एयरपोर्ट भी नहीं है,
तो नाम कैसे बदला? मैंने सोचा बनाने की घोषणा की होगी, मैं किसी से पूछा नहीं मैंने। बाद में कल मैंने देखा भाई ये तो हमारा नहीं है, ये पंजाब वालों का है। तो मेरे बच्चे, जो मेरा एरिया में जो मेरी जो तहसील लगती है वो आदमपुर साइड लगती है उधर, तो मैंने सोचा आदमपुर में तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, इसका नाम कैसे बदला गया? बाद में पता चला ये पंजाब का आदमपुर एयरपोर्ट है, उसका नाम बदला गया है। जो क्या किया गया? रविदास एयरपोर्ट किया गया। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है मेरे बच्चे, तुमने 2-3 बातें बताई थी, वो बहुत अच्छी बातें बताई थी। एक मेरे बच्चे 1 फरवरी को क्या आया हमारा? बजट आया है। बजट का हम एक दिन पूरी क्लास ही करेंगे, क्योंकि इतना इसमें मजा नहीं आता। 1 फरवरी को क्या आया हमारा? बजट आया। कौन सा बजट मेरे बच्चे? 2026 और 27 का बजट आया। क्या है? 2026 और 27 का बजट आया है। 1 फरवरी, वो अच्छी बात बोली बच्चों ने। 1 फरवरी, एक मेरे बच्चे 2 और 2003 में कल्पना चावला, कल्पना चावला की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु हो गई मेरे बच्चे। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? करनाल में हुआ। कल्पना चावला का जन्म जो है कहाँ हुआ मेरे बच्चे? और मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई? स्पेस में ही होगी थी भी। ये जब चंद्रमा से पृथ्वी आ रही थी, तो इनका जो क्या था भी, ये जिससे स्पर कर रही थी, जो मतलब इनकी हवाई जहाज जो थी, हम मान के चलते हैं भी, चलो हम ज्यादा भी कैप्सूल था भी जो को लेके जाना, अलग अलग नाम दिए इन्होंने, तो हम तो जो ऊपर उड़ता हमारे लिए सारी हवाई जहाज ही है, हमें नहीं पता तो वो सारी है। तो उससे कहते हैं ये जब चंद्रमा से पृथ्वी लौट रही थी, नासा का था मेरे बच्चे। किसका था? नासा का था। उनका ये एक अभियान था, उसके लिए गई थी काम करने, और जो है ये क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। क्रैश जो है उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ हुई, और जो कहते हैं भी कल्पना चावला वापिस नहीं आई थी। इस दिन जब ये हुआ था मेरे बच्चे, मेरे को याद है मैं 7th क्लास में पढ़ती थी जब कल्पना चावला की डेथ हुई। तो मेरे को याद है भी मैं 7th क्लास में थी, और जाते ही ये कहा आज तो छुट्टी होगी। जब जानते नहीं थी भी कल्पना चावला कौन है, इतना कौन जानता भी जब, और इतना पढ़ाया भी नहीं जाता था। अब इतना जानते, इतना कहाँ जानते? हमारे लिए तो कल्पना बस छुट्टी चाहिए, हमें तो कल्पना हजारों जाए चाहे, है ना। बाद में पता चलता है भी वो कोई कल्पना अच्छी वाली कल्पना थी, है ना। तो मेरे बच्चे कल्पना के बारे में तुम अगर बात कहो तो कल्पना जो मेडिकल कॉलेज है, कल्पना मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो कहाँ है मेरे बच्चे? करनाल में ही है। कहाँ है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात करें, कल्पना चावला के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बना है, वो कहाँ बना है? करनाल में बना है। कल्पना चावला एक तारामंडल है मेरे बच्चे, एक तारामंडल है, वो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? मक्खी बैठेगी क्या? चल नहीं रहा। कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, करनाल में है। कल्पना चावला तारामंडल है, वो कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला रिसर्च सेंटर में बच्चे, रिसर्च की बात करो तुम, एक मिनट, रिसर्च सेंटर की बात करो तो ये कहाँ है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो अभी बना मेरे बच्चे, चंडीगढ़ है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, करनाल में है। कल्पना चावला तारामंडल है, कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ है? चंडीगढ़ में अभी बनाई है। ठीक है, याद रखना मेरे बच्चे। क्लियर है मेरे बच्चे? एक मेरे बच्चे हमारी जो है एक महिला जो अभी नासा के साथ गई थी, और वहां जो है उसका विमान वापिस नहीं आया, तो वहीं अटक गई थी, जो सुनीता विलियम है। कोई बच्चा बताएगा वो स्पेस में कितने दिन रहे? सुनीता विलियम मेरे बच्चे, ये नासा के साथ गई थी। एक नासा का जो है मेरे बच्चे टूर गया था,
है ना। अरे टूर पे जाते हैं वो तो हमारे लिए वो अलग बात है ना, उनके लिए तो टूर ही बन गया, दिल्ली वो जाते रहते हैं साल में। तो जो नासा का एक टूर गया उसमें हमारी सुनीता विलियम गई थी, और तो जो कहते हैं भाई वहां कुछ टेक्निक है उसमें गड़बड़ी होगी, और जो वो सबसे ज्यादा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जो सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में रहने का, वो कितने दिन का है, 628 दिन का। 628 है या मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 608 दिन का, प्रॉपर सही बोल रहे हैं ना, हाँ जी 608 दिन का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया किसमें, अंतरिक्ष में रहने। और अभी इन्होंने क्या ले लिया, अंतरिक्ष से क्या ले लिया मेरे बच्चे, इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिए। क्या ले लिए, रिटायरमेंट ले लिए। कहते अब मेरे से नहीं झेला जाएगा। अरे कम है, वहां झेली, पानी में इतनी रही, तो देखो मतलब सपोज करो तुम, हम पृथ्वी पे भी डर लगता है, वो अंतरिक्ष में कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, पत्थर ही है सारा, कुछ सुनसान है। तो हमें एक दिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो भी घबराहट महसूस होती है, पता नहीं कहाँ आगे। पेपर देने जाते हैं, होती है ही नहीं होती। हाँ तो वो देखो इतना, तो मेरे बच्चे कुछ नाम कमाने के लिए बहुत कुछ है होना पड़ता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हम सोचते हैं ना घर वाले ही हमारे साथ रहे, हमारे साथ वाले साथ रहे और हम बहुत कुछ कर जाएं, तो नहीं कर सकते। उनको हमेशा इग्नोर करना सीख जाओ, तब तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। हम सभी को साथ लेके चलेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर मेरे बच्चे। तो बजट के बारे में तो हम फिर बाद में पढ़ेंगे कभी। एक ग्रैमी अवार्ड है मेरे बच्चे, लिखो 68वें नंबर का एक ग्रैमी अवार्ड मिला है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास तुम 5 मिनट तुम्हें ब्रेक मिलेगा। एक जो है ग्रैमी अवार्ड है मेरे बच्चे, ग्रैमी अवार्ड है 2026 का, ग्रैमी अवार्ड है 2026 का। और ये कौन से नंबर का है, 68वें नंबर का है। किसमें मिलता है, संगीत में मिलता है। ग्रैमी अवार्ड जो है मेरे बच्चे, ये संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। और अब 2026 वाला मिला है वो 68वें नंबर का मिला है। और ये जो मिला है मेरे बच्चे लॉस एंजिलस में मिला है। लॉस है ये जो दिया गया है 68वें नंबर का, ये लॉस एंजिलस कहां पड़ता है, ये यूएसए, यूएसए कहां पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। अब सुनना मेरे बच्चे, इससे क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। लॉस एंजिलस है, यहाँ G20 की जो आगे बैठक होगी वो कौन सी होगी, कौन से नंबर की होगी, 23 में हुई थी, हमारे यहाँ 18वें नंबर की हुई थी ना। 24 में जो है 19वीं होगी और 25 में 20वीं होगी। अब कौन से नंबर की होगी, 21वें नंबर की होगी। एक कॉमन बात याद रखा करो, याद रह जाएगा। तो यहाँ लॉस एंजिल्स में होगी जो यूएसए में है, एक शहर का नाम है मेरे बच्चे, ठीक है। और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ अब की बार 68वां दिया गया है, और जो दिया किसका गया है मेरे बच्चे, दलाई लामा को दिया गया है। किसको दिया गया है, दलाई लामा को दिया गया है। ये मेरे बच्चे कहते हैं तिब्बत के आध्यात्मिक संत है। आध्यात्मिक क्या है, संत है। तिब्बत के क्या है, आध्यात्मिक संत है। क्लियर भी, अरे क्लियर है। तो याद रखना 26 का इसको दिया गया। पढ़ना चाहोगे और तभी तो नहीं बोल रहे। 5 मिनट ब्रेक लिया जाए या पढ़ा जाए, चलो भाई, थैंक यू।